हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप कि पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी और जेईई मेन 2025 जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके लिए तुम प्रिपेयर अच्छे से कर रहे होगे। और अपना उसी सीरीज का जो लास्ट मेल सीरीज अपनी की लास्ट स्टेप जो हमारा जेईई मेंस के लिए होना चाहिए, उसके हम 5 टेस्ट करने वाले जो कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस पर टेस्ट जो जेईई मेन पैटर्न पर बेस्ड है। पूरे पूरे जेईई मेन से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरी फिजिक्स में। वो 125 क्वेश्चंस हम 5 टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं और बिल्कुल जेईई मेन के पैटर्न के हिसाब से 25 क्वेश्चंस पर टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई हर एक टेस्ट की पीडीएफ तुम्हें एक दिन पहले मिल जाती है टेलीग्राम पर। तो आज हम फोर्थ जो टेस्ट था हमारा उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जिसकी पीडीएफ तुम्हें कल मिल चुकी थी। उसके क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस करे होंगे, तो आज हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और आज फिफ्थ टेस्ट की जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है अपना फिजिक्स माफिया, जाकर के सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और हेल्पफुल होंगी, 100% हेल्पफुल होंगी। जब तुम फाइनल एग्जाम दोगे, तुम बैठोगे टेस्ट में एग्जाम देने, तब तुम्हें ये चीज़ फील होगी कि ये कितनी हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट अपन डाउट ग्रुप की बात कर लेते हैं कि जो माफियाज डाउट क्लास ग्रुप है, जो टेलीग्राम पर अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर ऑलरेडी ओवर 424-30 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जो डायरेक्ट मुझसे अपने डाउट डिस्कस करते हैं, जो फिजिक्स के डाउट्स हों या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हों, और वो मुझसे डिस्कस करते हैं। कंप्लीटली फ्री है, किसी टाइप का कोई पेमेंट नहीं करना तुम्हें, सब कुछ फ्री है। तो उसके लिए या तो तुम ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि फिगर शोज द बिहेवियर ऑफ प्रोजेक्टाइल जस्ट आफ्टर इट हैज ब्रोकन अप इनटू 3 पीसेस। प्रोजेक्टाइल था वो ड्यूरिंग द फ्लाइट किसी जगह पर वो एक्सप्लोड कर गया, तो 3 पीसेस में बिखर गया। इस इंस्टेंट पर मान लो जस्ट पहले, ये जस्ट आफ्टर की सिनेरियो दे रखी है, जस्ट आफ्टर का सिनेरियो दे रखा है। जस्ट बिफोर में मान लेता हूँ कि भाई ये कितना मास था, कितने टुकड़े हो रखे हैं, एम मास 2m 2m और 2m 4m, टोटल 4m का टुकड़ा था। तो 4m मास मान लो, इसकी स्पीड vx थी कुछ x में और y में vy थी। तो कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में सिंस जो mg जो ग्रेविटी है ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, तो इसकी वजह से कोई खास मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। इसलिए एल इनिशियल और एल फाइनल जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में, क्योंकि mg का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में उसका उसकी वजह से इम्पल्स काफ़ी अच्छा आ जाता है। डिपेंड करता है टाइम इंटरवल कितना उसके ऊपर, तो वो मोमेंटम चेंज भी कर सकता है। लेकिन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर में इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगी एक्सप्लोजन की, उसमें mg की वजह से कोई खास मोमेंटम में चेंज आएगा नहीं, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जब कंजर्व करेंगे तो इनिशियल जो मोमेंटम था वो 4m इंटू वी वाई होगा, और फाइनल मोमेंटम m इंटू वी टू, यानी कि 2v1 जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाई में चल नहीं रहा, तो जो नीचे जा रहा है उसका मोमेंटम नेगेटिव है, माइनस का 2m इंटू वी वन। अब ये टोटल कट गए, जीरो हो गया, यानी कि वी वाई जीरो हो गया। यानी कि जिस पोजीशन पर एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर वी वाई जीरो था। वी वाई जीरो कहाँ पर होता है? मैक्सिमम हाइट पर। तो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो था उस पर एक्सप्लोजन हुआ है। दूसरा, एक्स में मोमेंटम कंजर्व करें तो ये वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन था, एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो इनिशियली 4m मास जस्ट बिफोर द कोलिजन कुछ vx वेलोसिटी से चल रहा होगा, तुरंत बाद में ये वाला m और 2m ये तो चल नहीं रहा, x में सिर्फ ये चल रहा है, तो इसका मोमेंटम के इक्वल होगा m इंटू वी थ्री के इक्वल, ठीक है। तो ये जो vx होगा वो vx कितना बन जाएगा? v3/4। हमसे ये पूछा था कि जस्ट बिफोर उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड vx ही v के बराबर होगी, नेट स्पीड vx के बराबर होगी, क्योंकि y में तो चल नहीं रहा था। तो नेट स्पीड v3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बोल रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, एक ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होगी ब्लॉक की वो 0.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी डेंसिटी है उसको हम बोलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो दे रखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तुम्हारा ब्लॉक की डेंसिटी आ गई। अब इसके साथ में इसका वॉल्यूम मान लो v1 है, साथ में कुछ पत्थर है ना, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। इन सब का अगर मिला करके मान लो वॉल्यूम v2 है, और इन सब के लिए अगर मैं बोलूँ इसका मास m1 है और इन पत्थरों का मास m2 है, ठीक है ना। क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं,
वो सॉरी, कंसनट्रेटेड एंड चंक्स ऑफ कंक्रीट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। ये जो चंक हैं कंक्रीट के, है ना, इन सब का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं एक साथ, और इसका मास M2 है। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो रो कंक्रीट रोसी बोल देते हैं, वो 2.5 टाइम्स दे रखी है। तो 2.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये दे रखा है। अब बोल रखा है कि जब इनको एक साथ बांध दिया जाता है, एक साथ बना दिया जाता है, इनको एक साथ कर दिया जाता है, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 और टोटल मास M1 प्लस M2। ये जो बोल रखा है कि भाई ये लिक्विड के अंदर, ये वाटर के अंदर पूरा 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 सबमर्ज होने के बाद तक फ्लोट कर पाते हैं, है ना, पूरा डूब कर V1 प्लस V2 पूरा डूबने के बाद जो ऊपर का बायंट फोर्स है वो नीचे के लगने वाले M1 प्लस M2 इंटू जी टोटल mg के बराबर हो पाता है। तो बायंट फोर्स तो किसके बराबर होता है, रो ऑफ लिक्विड इंटू V इंटू जी। अब पूरा सबमर्ज होने के बाद में जो अगर बैलेंस हो पा रहा है तो रो ऑफ लिक्विड यानी कि रो ऑफ वाटर इंटू V1 प्लस V2 इंटू जी विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर ये दे रखा है। तो जी से तो जी कट जाएगा, समझ में आ गई बात। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो बन जाएगा वो M1 प्लस M2 अपॉन में V1 प्लस V2। M1 प्लस M2 अपॉन में V1 प्लस V2 ये इसकी एवरेज डेंसिटी है, किसकी, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस ब्लॉक की एवरेज डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। और वो डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाती है तो पूरा सबमर्ज होने के बाद बैलेंस होता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर बाइंड फोर्स बैलेंस करने के बाद भी ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा ना इस इक्वेशन से, तो यहाँ से जो डेंसिटी आएगी 500 वो M1 बाई V1 बनेगी, और यहाँ से जो डेंसिटी आएगी 2500 वो M2 बाई V2 बनेगी। तो ऐसा कर लो कि जो M1 और M2 हैं उनको V1 V2 के फॉर्मेट हमें निकालना क्या है, M1 और M2 का रेशो, है ना, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड एंड मास ऑफ चंक ऑफ द कंक्रीट। तो M1 और M2 का रेशियो निकालना है, तो हम V1 को M1 बाई 500 और V2 को M2 बाई 2500 यहाँ से रख देंगे। तो इसको M1 को V1 बाई 500 और M2 को V2 बाई 2500 यहाँ पर रख देंगे, सॉरी V1 और V2 को रिप्लेस कर देंगे ताकि M1 M2 में रिलेशन आ पाए। तो रो ऑफ वाटर तो 1000 है इक्वल टू M1 प्लस M2 ऐसे कैसे, और ये जो V1 है V1 को तो मैं लिख सकता हूँ M1 बाई 500 और इसको लिख सकता हूँ M2 बाई 2500। अब देखो ध्यान से इसको इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 1000 विल बी इक्वल टू ये M1 प्लस M2, और नीचे 2500 को एलसीएम ले लिया तो वो एलसीएम नीचे का ऊपर की तरफ चला जाएगा 2500 और नीचे बन जाएगा 5M1 प्लस M2। ठीक है, ये डबल जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 टाइम्स, ये 5 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 10M1 प्लस 2M2 विल बी इक्वल टू 5M1 प्लस 5M2। अब एक काम करो, M1 को इधर ले आओ तो ये 10 माइनस 5, ये तो 5M1 बन जाएगा, और उधर 5M2 में से 2M2 चला गया तो ये 3M2 चला जाएगा। तो जो M1 अपॉन में M2 बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3 अपॉन में 5। वुडन ब्लॉक का M1 था और कंक्रीट का M2 था, तो वो M1 बाई M2 3/5 बनेगा, 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास M एंड लेंथ L is moving such that the at an instant speed of the lowermost point is v and that of the uppermost point is 2v as on the figure. The total energy of the road जो लिखी जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ रोटेशन, ऐसा ये इस तरीके से लिखते हैं ना भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर ये लिखते हैं। या फिर ये भी तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ I अबाउट ICOR, अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता चल जाए तो उस सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन में होता है, तो प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICOR इंटू ओमेगा स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे करोगे तो तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए। कैसे, सबसे पहले तो ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालोगे तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे बैठ जाओ, इस पॉइंट पे बैठ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी इसको v इधर मिलेगी तो इसकी नेट वेलोसिटी v आ जाएगी इसके रेस्पेक्ट में, और इसकी लेंथ जो है वो l है। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, v रिलेटिव अपॉन में l, v रिलेटिव अपॉन में l। तो ओमेगा v रिलेटिव कितना है, 2v माइनस v अपॉन में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में l, तो ओमेगा जो दोनों रोड का बन गया वो v बाई एल बन गया। क्या बन गया, v बाई एल, ये ओमेगा बन गया। ठीक है, अब ये जो रोड है इस रोड का ये एंड स्पीड v से चल रहा है और ये
एंड स्पीड 2v से चल रहा है। मान लो ICOR नीचे होगा, क्यों? ICOR को यहाँ पर होना पड़ेगा, मान लो डिस्टेंस r पर है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो तो ओमेगा इंटू आर बनेगी। समझ में आ गई बात? तो ओमेगा इंटू आर वी को लिखना पड़ेगा, तो ओमेगा को रख देंगे कितना, v/l इंटू आर। तो v इक्वल टू v/l इंटू आर, वी से v कट गया, आर की वैल्यू आ गई l। यानी कि जो ICOR है वो यहाँ से l के डिस्टेंस पर है और ये सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर होगा। तो ICOR के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOR के अबाउट लिखूंगा तो वो ICM प्लस md² बन जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ICM तो रोड का ml²/12 बनेगा प्लस m इंटू d², d कितना 3l/2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस l प्लस ये l/2, 3l/2 का स्क्वायर। तो ये I ऑफ ICOR ये कितना बन जाएगा, ml²/12 प्लस 9ml²/4। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 9 3 जा 27 और 128 ml²/12 ये बन जाएगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICOR 28 ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को v/l लिख देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, l² से l² कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा और ये 14 बन जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो ये 6 और ये 7 बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 7/6 mv² के बराबर बन जाएगी। समझ में आ गई बात? बाकी हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मान लें, इसका ओमेगा मान लें, और फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा r को 2v के इक्वल कर दें, और VCM माइनस VCM आगे ओमेगा r पीछे, उसको v के बराबर करें और VCM और ओमेगा निकालें वहाँ से, और फिर हम ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर करें। दोनों ही मेथड सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी। आंसर आएगा 7/6 mv², ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बोल रहा है कि एडियाबैटिक सिलेंडर है एज 8 ग्राम ऑफ हीलियम। जो हीलियम है उसका मास कितना है, 8 ग्राम। हीलियम का जो मास होता है, मोलिकुलर मास, वो कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल होता है। तो ये यानी कि नंबर ऑफ मोल 2 हो गए तुम्हारे पास में। सबसे पहली बात तो ये पता चलेगा तुम्हें। खैर इसकी बात नहीं है, हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि भाई जो पिस्टन है, इस पिस्टन का मास जो है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर² है और इस पर इसका मास जो है वो 1 kg है। तो इसका नीचे mg लग रहा होगा ना, साथ में इस पर प्रेशर P0 इंटू एरिया भी लग रहा होगा। अंदर से गैस का प्रेशर जो होगा P इंटू एरिया ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो P इंटू एरिया, गैस का प्रेशर P जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा पिस्टन को, वो नीचे की तरफ लगने वाले P0 प्लस mg के बराबर हो। mg अपॉन में एरिया, mg नीचे की तरफ लग रहा है तो mg अपॉन में एरिया, उसकी वजह से प्रेशर हो गया। तो या तो मैं ऐसे लिखूँ सॉरी मैंने प्रेशर और फोर्सेस मिक्स कर दी है ना। नीचे से प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ P इंटू ए होगा, नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर का फोर्स P0 इंटू एरिया प्लस में mg। अब एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर जो बन जाएगा गैस का P0 प्लस mg बाई एरिया बन जाएगा। तो P0 तो होता है 10⁵ प्लस में mg कितना होगा इसमें, मास कितना दे रखा है, इस मास गैस का नहीं लेना है, इस पिस्टन का लेना है। पिस्टन का मास कितना दे रहा है 1 kg, तो 1 इंटू G10 है अपॉन में एरिया कितना है, एरिया जो है ये जो 1 सेंटीमीटर² है इसको 10⁻⁻⁴ मीटर² लिखा जा सकता है। सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 मीटर² बन जाएगा 10⁻⁴, और ये ऊपर जाके 10⁻⁵ बन जाएगा। तो प्रेशर जो बन जाएगा 10⁵ प्लस 10⁵, यानी कि ये भी P0 और ये भी P0, यानी कि 2 P0 प्रेशर लिखा जा सकता है। तो इनिशियली जो गैस का प्रेशर है वो 2 P0 है। अब हुआ क्या कि नाउ इस पिस्टन के ऊपर ये इन्होंने बोला है कि इफ़ द ब्लॉक ऑफ 62 kg मास इज प्लेस्ड। अब पिस्टन के ऊपर हमने 62 kg का और मास रख दिया, तो टोटल ऊपर से नीचे की तरफ इस बार P0 और जो प्रेशर लग रहा था इंटू एरिया वो तो लग ही रहा है बाहर के एयर की वजह से। नीचे की तरफ इस बार 62 प्लस 1 kg पिस्टन का है, तो टोटल नीचे की तरफ 63 इंटू जी, mg जो नया लग रहा है, टोटल mg जो लग रहा है 63 इंटू जी। और नीचे के प्रेशर मान लो कुछ P2 हो गया या P फाइनल हो गया, तो P फाइनल इंटू एरिया ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। फिर से बैलेंस होने के लिए फोर्स को नीचे की तरफ लगने वाला P0 इंटू एरिया प्लस टोटल 63 इंटू जी
इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर फाइनल गैस का इनटू एरिया के बराबर होगा। क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा मास रखा जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नीचे इतना प्रेशर है नहीं, और ऊपर से ज़्यादा वेट लग रहा है तो नीचे खिसकेगा। जैसे ये नीचे खिसकेगा, अब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर धक्का देगा, एक जगह पर आके बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा तो वो फाइनल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा गैस का। अब ये पी फाइनल इंटू एरिया, पी फाइनल जो बन जाएगा एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये पी नॉट प्लस 63 जी अपॉन में एरिया, पी नॉट प्लस 63 इंटू जी यानी कि 10 अपॉन में एरिया 10⁻⁻⁴, तो ये बन जाएगा पी नॉट प्लस 63 इंटू 10⁵ यानी कि पी नॉट प्लस 63 पी नॉट, यानी कि इसको बोल सकते हैं 64 पी नॉट। तो यहाँ से हमें पता चला कि देखो पी फाइनल जो बना वो 64 पी नॉट बन रहा है। 64 पी नॉट को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, या फिर 4 की पावर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 टू द पावर 3 पी नॉट ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6 पी नॉट ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि प्रेशर 2 टू द पावर 6 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई इनिशियली अगर इसका टेम्परेचर 400 केल्विन था, देन फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें ये पता है पी इंटू वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है। अब पी इंटू वी टू द पावर में प्रेशर को हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पी और अच्छा पी इनिशियल और पी फाइनल हमें पता है, टी इनिशियल पता है, तो टी फाइनल निकालना है, तो वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देते हैं, पी और टी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो पी इंटू वॉल्यूम को लग सकते हैं हम पी अपॉन में एन आर टी, उसकी पावर गामा, सॉरी वी को एन आर टी अपॉन में पी उल्टा लिखेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वी को एन आर टी अपॉन में पी लिखेंगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन में पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एन आर वगैरह जो है कॉन्स्टेंट में चले गए, और ये पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन गया। अच्छा गामा क्या होगा, इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। गामा कितना बनेगा, हीलियम जो है मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो गामा इसका बन जाएगा 5/3, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो सी भी तो 3/2 और सी पी 5/2 बनेगा, तो 5/3 इसका गामा बन जाएगा। अब हम लिखेंगे भाई पी की पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा, ये कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियली प्रेशर था 2 पी नॉट, उसकी पावर 1 माइनस गामा कितना है 5/3 इंटू टी इनिशियली कितना है टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो ये 400 केल्विन की पावर 5/3 विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है 2 टू द पावर 6 पी नॉट की पावर यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 5/3, और टी टू द पावर 5/3 यहाँ पर हमें T2 निकालना है। यहाँ से देखूँगा तो पी नॉट से देखो पी नॉट कट जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर यहाँ पर 1 माइनस 5/3 माइनस 2/3 बन जाएगा, सॉरी, इंटू 400 टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 2 टू द पावर 6, और ये बन जाएगा माइनस 2/3 फिर से यहाँ पर पावर, और ये बन जाएगा टी टू द पावर 5/3। अब ये 2 टू द पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो एक तरीके से, या फिर इसको इधर ले आओ तो 2 टू द पावर माइनस 2/3 और इंटू में 2 टू द पावर 6 इसकी पावर माइनस 2/3, समझ में आ गई बात, सॉरी प्लस 2/3 हो जाएगी, ये पावर इधर आएगी तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगी, और ये 400 की पावर 5/3 और ये T2 की पावर 5/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इन दोनों को, अगर मैं देखूंगा तो देखो इसको पहले कैंसिल आउट ही कर दो, 3 2 जा 6, 2 टू द पावर 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 2/3 बन जाएगा यहाँ पर, और ये 400 की पावर 5/3, T2 की पावर 5/3, इसको इधर ले आओ तो 2 की पावर 4, 4 माइनस 2/3 कितना बनता है, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 कितना बनता है 12 माइनस 2 10, 10/3, और ये 2 की पावर 10/3 इंटू 400 की पावर 5/3 इक्वल टू T2 की पावर 5/3। अब तो दोनों तरफ क्या कर लो 3/5 पावर कर लो, तो 2 की पावर 10/3 की पावर 3/5, और इधर तो 400 की पावर 5/3 इसकी पावर 3/5 करोगे तो 400, और उधर T2 बन जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पर करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 या 4, 4 इंटू 400 इक्वल टू T2, तो T2 कितना आ जाएगा 1600 केल्विन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लगा है हमारे हिसाब से, बट हाँ
इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास था नहीं। इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन था। हमें सोचना पड़ेगा कि प्रेशर किस तरीके से बदला है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा mg फोर्स बैलेंस कर करके, और फिर हम P और T का रिलेशन निकाल करके उसको कर पाएंगे। 1600 केल्विन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि ए ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज वाइब्रेटिंग इन एसएचएम एम्पलीट्यूड ए। इफ एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, ये एसएचएम कर रहा है ना, ये एसएचएम कर रहा है, और इस पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब ये बोला कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस ब्लॉक कैन हैव एफ लिमिटिंग। ये हो सकता है कि भाई जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ चल रहा होगा सरफेस तुम्हारा, उस समय इसकी जो एक्सेलरेशन हो सकती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन उस समय जहाँ पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जा करके इसके साथ साथ वो एसएचएम कर पाएगा ब्लॉक, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। अगर इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ब्लॉक, इसकी प्लैंक जिस एक्सेलरेशन मूव करना चाहता है उसके हिसाब से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग से भी ज़्यादा आ गई तो उतना लग नहीं पाएगा, तो स्लाइड कर जाएगा। तो इसमें ये पूछा कि म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज। अगर ये एम्पलीट्यूड ए को सेम रखा जाए, एम्पलीट्यूड ए रखा जाए, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ सकती है, एम्पलीट्यूड पर ही आ सकती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ए बन जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए हो सकती है। और ब्लॉक के लिए देखूँ तो ब्लॉक के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग सकता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी लग सकता है, तो उसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है वो म्यू इंटू जी है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है ये एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो फिसल जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन म्यू जी से ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन पॉसिबल है नहीं। तो ये जो तुम्हारा ऑसिलेशन से आने वाली एक्सेलरेशन है वो म्यू इंटू जी से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा देखूंगा तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी अपॉन में ए बन जाएगा, यानी कि ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट म्यू जी अपॉन में ए बन जाएगी। ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिखूंगा तो एफ जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो 1 अपॉन में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन में ए। समझ में आ गई क्या बात, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। यहाँ पर ऑप्शंस में म्यू ए बाई जी लिखा हुआ, ये शायद मिस प्रिंट हो गया होगा, है ना। ये म्यू जी अपॉन में ए, म्यू जी अपॉन में ए। तो शायद तुम्हें जो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिली थी उसमें भी ये मिस्टेक थी, तो उसको करेक्ट कर लेना। ये म्यू जी अपॉन में ए होंगे सारे के सारे। ए बाई म्यू जी तो हो ही नहीं सकता था, म्यू जी बाई ए के ऑप्शंस पॉसिबल थे। म्यू जी बाई ए में ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमसे पूछी थी फ्रीक्वेंसी सिंपल, तो वो लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ वाली, तो वो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन यूएस कस्टमरी यूनिट्स लेंथ इज मेजर्ड इन फिट, फोर्स इज मेजर्ड इन पाउंड, पाउंड को एलबी से लिखते हैं, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड एस। देर आर द बेस यूनिट्स, दीज आर द बेस यूनिट्स ऑफ द यूएस कस्टमरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मास इज डिराइव्ड क्वांटिटी, मास डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में ले रहे हैं ना, तो वहाँ से मास डिराइव्ड क्वांटिटी है इनकी। हम जो जनरली लेते हैं एमकेएस ऐसा यूनिट्स, उसमें मास फंडामेंटल क्वांटिटी में होता है, लेकिन इन्होंने जो मान लो कोई अलग से ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम बना रखा है जिसमें मास डिराइव्ड क्वांटिटी है। द यूनिट ऑफ द मास इज स्लज, स्लज उसकी यूनिट है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सी लेवल इज 9.81। द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg एट सी लेवल इज यूएस कस्टमरी यूनिट्स इज 1 पाउंड इज। देखो सबसे पहले तो कन्वर्जन के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, यूनिट कन्वर्जन का सवाल है। इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 1 जो एलबी 1 पाउंड जो होगा वो 4.448 न्यूटन के बराबर होगा, और हमें जो बोल रखा है कि जो तुम्हारा वेट होगा mg वो कितना होगा 1 इंटू 9.81, यानी कि 9.81 न्यूटन, इतना वेट होगा। अब बोल रहा है कि जो वेट है तुम्हारे उसका, ये जो द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम एट सी लेवल इन यूएस कस्टमरी, जो यूएस यूनिट्स है, यूएस कस्टमरी जो यूनिट है उसके अंदर, यानी कि एलबी के अंदर तुम्हारा 4.9, इसका वेट कितना लिखा जा सकता है, तो 4.448 न्यूटन को अगर तुम 1 एलबी लिख रहे हो, यहाँ पे लिख लो इसको, 4.488 को 1 एलबी लिख रहे हो, तो 1 न्यूटन को कितना लिखोगे, 1 अपॉन में 4.448
LB। तो हमें तो 9.81 न्यूटन को लिखना है ना, क्योंकि हमारा वेट तो 9.81 न्यूटन है। तो वो 9.81 न्यूटन कितना बन जाएगा, 9.81 अपॉन में 4.448 LB। बस सिंपल यूनिटरी मेथड से चेक करना था, क्योंकि रिलेशन दे रखा था, हमें रिलेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चंस में होता है कि रिलेशन ड्राइव करना पड़ता है कि भाई इस नए सिस्टम में क्या वैल्यू होगी उसके लिए, बट ये डायरेक्ट कन्वर्जन दे रखा था, तो उसकी हेल्प से हम सीधा कर सकते हैं। ये लगभग 2 टाइम्स आ जाएगा, 4 2 8, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा ये। किस में 2.2, 2 से थोड़ा सा बड़ा, ए ऑप्शन दिख रहा है। बाकी क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आइडिया साफ साफ लगा सकते हैं कि सिर्फ यही ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हिच वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन द ग्राफ। पॉइंट पी पर टेंजेंट बनाई गई है। टेंजेंट जो स्लोप ऑफ पी वी ग्राफ जो होता है, पी वर्सेज सॉरी पी वी ग्राफ नहीं, वी वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो उसके लिए स्लोप के लिए जो एंगल जो देखा जाएगा इधर से देखा जाएगा 120 डिग्री। तो या तो मैं इसको स्लोप को लिखूँ, एक्सेलरेशन को लिखूँ और 10 120 डिग्री, या फिर मैं लिखूँ माइनस ऑफ 10 60 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, 10 60 डिग्री √3 होता है, तो ये एक्सेलरेशन माइनस √3 होगा। इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट तो कितना है, साफ साफ 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनो। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन हुज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज एज इन द फिगर गिवन बिलो। ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन द ग्राफ। एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा, पी पॉइंट पर टाइम है 3 सेकेंड और स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वी टी ग्राफ का जो सॉरी मिस्टेक भारी हो गई, क्योंकि ये वी टी ग्राफ का स्लोप नहीं है, ये वी और एस ग्राफ का स्लोप है। वी वर्सेस एस है, ये टाइम नहीं है भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक्सेलरेशन को नहीं बोल सकते इसका स्लोप। देखो वी वर्सेस एस ग्राफ का रिलेशन क्या होगा, वी वर्सेस एस का रिलेशन क्या होता है तुम्हारे पास में। सिंपल, अगर अपन जो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, या फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो वी डी वी बाई डी एस होता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, डी वी बाई डी एस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर डी वी बाई डी एस जो है वो माइनस का 10 60 डिग्री जरूर लिखा जा सकता है, यानी कि माइनस का √3। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी इनटू माइनस √3 टाइम्स होगा। अब √3 क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वेलोसिटी इनटू √3 लिख दूंगा, और √3 क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है तो वेलोसिटी का √3 टाइम्स। वेलोसिटी को एक से ज़्यादा से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ए का मैग्नीट्यूड वी से तो ज़्यादा ही आएगा। एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक से बड़ा मतलब कि वेलोसिटी से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन में दे रखा पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और माइनस √3 से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डाउन हो रही है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसलिए स्पीड डाउन होगी, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर इक्वल, गलत बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज मोर देन, गलत बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये सही बात है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है कि कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज एफिशिएंसी नीटा। एफिशिएंसी नीटा है, कार्नोट साइकिल T1 से T2 के बीच में काम कर रहा है। अब बोल रखा है कि इफ बोथ T1 एंड T2 आर इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट देन द न्यू एफिशिएंसी। अभी हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा T1 है लोअर टेम्परेचर और कौन सा हायर टेम्परेचर, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है हीट इंजन की 1 माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर, सिंक का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर लोअर और हायर। तो यहाँ पर हम मान लेते कोई भी, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम TL को मान लो T1 मान लेते और TH को T2 बोल देते, तो नीटा जो बनेगा 1 माइनस TL अपॉन में T2 बनेगा। नाउ जो टेम्परेचर है, नई एफिशिएंसी हम देखते हैं कि कुछ नई एफिशिएंसी पर टेम्परेचर दोनों में चेंज सेम करा है, तो 1 माइनस T1 को भी T1 प्लस डेल्टा टी लिख दिया, मान लो T2 को भी T2 प्लस डेल्टा टी लिख दिया। अब देखो सबसे पहली बात तो छोटे वैल्यू में चेंज ज़्यादा करने पर रेशियो ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे 2/10 है, इसका रेशियो निकालना और ऊपर दोनों में 1 1 जोड़ दूँ, या फिर दोनों में 3 3 जोड़ देता हूँ, तो ये 3 5 अपॉन में 13 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ से अगर डिवाइड करूँगा तो 0.2 आएगा, और ऊपर भी 3 बढ़ाया और नीचे भी 3 बढ़ाया, तो ऊपर वाला इफेक्ट ज़्यादा दिखता है, जो छोटा नंबर होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा। तो अब यहाँ पर देखूंगा तो 13 का 2 टाइम्स तो कितना होता है 26,
समझ में आ गई बात? 26 तो डिवाइड बाई 2 करने पर ये 26 से तो ज़्यादा ही आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये 5/13, 13 को अगर मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा 39, और 13 4 जा 52, तो ये 0.4 के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना अब। समझ में आ गई बात? तो चेंज सेम करा तो ये 0.4 के आसपास की वैल्यू आती है, तो ये बढ़ जाता है। छोटे वैल्यू का इफेक्ट ज़्यादा होता है, ऊपर वाला 2 कम था, उसमें 3 ऐड होने पर उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तो अब वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी, वो बढ़ रहा है तो बढ़ेगी। नीचे अगर ऐसा होता है कि 10/2 होता और फिर उसमें मैं 13/5 करता, तो अब डिनोमिनेटर का इफेक्ट ज़्यादा आ जाता, डिनोमिनेटर का इफेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा था, तो अब रिलेशन ऐसा बन जाता। समझ में आ गई बात? खैर, ऐसे भी कर सकते हैं कि T1 क्योंकि लोअर टेम्परेचर था, उसमें सेम चीज़ें ऐड करने पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो यानी कि वो बढ़ेगा, ओवरऑल ये रेशियो बढ़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है तो, और ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो 1 में से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी तो एफिशिएंसी कम होगी, नीटा कम हो जाएगा। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल इसको एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, T2, ये T1 अपॉन में T2 है, तो ये T2 माइनस T1 अपॉन में T2। नया जो एफिशिएंसी होगा वो T2 प्लस डेल्टा टी माइनस T1 माइनस डेल्टा टी अपॉन में T2 प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में T2 प्लस डेल्टा टी, ये नीटा डैश है। और पुरानी जो एफिशिएंसी थी वो T2 माइनस T1 अपॉन में T2 थी। अब देखो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाया गया, इसलिए नीटा डैश जो होगा वो लेस देन नीटा हो जाएगा। बाकी न्यूमिनेटर सेम था दोनों में, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसलिए एफिशिएंसी घटेगी, लेस देन नीटा हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव y इक्वल टू ए साइन बी टी कोस सी एक्स, हाँ, इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू जो 2a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स वाली इक्वेशन होती है ना, इसमें k वेव नंबर होता है, k ओमेगा बाई वी होता है ना, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखेंगे तो टू ए नोट है ना, एम्पलीट्यूड अगर मैं देखूंगा 2a नोट वो a है, तो a नोट जो बन जाएगा वो a/2। ये दो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली जो वेव सुपरपोज होती हैं तो उनकी वजह से स्टैंडिंग वेव बनती है। तो उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो जो ए नोट है वो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ऐड होने पर सुपरपोज होने पर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a नोट बनता है। तो जो ए नोट a/2 आया वो एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, जो जिन दो वेव से ये स्टैंडिंग वेव बनी हुई है उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो a/2 होगा। समझ में आ गई बात? आगे क्या बोल रखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन द, और फ्रीक्वेंसी वगैरह कंपेयर कर लेते हैं कि जो ओमेगा है वो तुम्हारा b बनेगा, और जो k है जिसको तुम ओमेगा बाई वी लिखते हो वो तुम्हारा c बनेगा। ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ओमेगा को b रख दूँ तो b/v इक्वल टू c बनेगा, तो v को तुम b/c भी लिख सकते हो, स्पीड वेव वेलोसिटी को। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि लाइन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इफ द, नहीं, हाँ, इज कॉस्ड बाई टू प्रोग्रेसिव वेव इन द मीडियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव। भाई कोई एक वेव है जो नेगेटिव एक्स में चल रही है, दो वेव से मिलकर बनी होगी, एक पॉजिटिव एक्स में चल रही होगी और एक नेगेटिव एक्स में चल रही होगी, सेम एम्पलीट्यूड की, जिनका एम्पलीट्यूड a/2 रहा होगा, उनकी सुपरपोजिशन से ये बना है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी दोनों का सेम रहा होगा, ओमेगा यानी कि b के बराबर रहा होगा। उसके बाद में जो नेगेटिव एक्स में चल रही है, नेगेटिव एक्स में चलने के लिए ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम होना चाहिए, ना दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। ऑप्शन सारे दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस में दे रखे हैं, लेकिन हाँ ए नोट जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वो a/2 आना चाहिए। तो ये इसमें a है तो ये तो हट जाएगा। ये तीन पॉसिबल हो सकते हैं फिर भी, क्योंकि उसकी इक्वेशन पूछी विच अमोंग द फॉलोइंग गिव द इक्वेशन ऑफ द चेंज्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अभी बोल रखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इंक्रीज, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव चल रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है ना। और उसकी वजह से हुआ क्या कि ए डिटेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस रजिस्टर ए बीट फ्रीक्वेंसी डी। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इनिशियल ओमेगा इनिशियल जो था वो बी था, उसको फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी गई, तो नया ओमेगा फाइनल जो बना वो ओमेगा प्लस बीट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फाइनल मान लो ओमेगा फाइनल है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है, नया ओमेगा फाइनल जो है वो मान लो ओमेगा फाइनल ही है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डेल्टा एफ होती है। समझ में आ गई बात? ये डेल्टा एफ होती है। तो इसको ध्यान से
बी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी वो डेल्टा एफ होती है, वो डेल्टा एफ होती है, यानी कि ओमेगा को 2 पाई एफ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको 2 पाई इंटू F1 और इसको 2 पाई इंटू F2 फाइनल फ्रिक्वेंसी। तो F1 माइनस F2 क्या बन जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस बी अपॉन में 2 पाई, और ये जो दे रखा है तो हमें बीट फ्रिक्वेंसी डी के बराबर दे रखा है। समझ में आ गई बात, बीट फ्रिक्वेंसी डी के बराबर दे रखा है F1 माइनस F2, तो वो डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई बन जाता। तो ओमेगा फाइनल जो बन जाएगा वो बी प्लस 2 पाई डी बन जाएगा। एक तो फाइनल ओमेगा जो बनेगा वो बी प्लस 2 पाई डी बनेगा, यानी कि जो चेंज कर देगी फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी बी प्लस 2 पाई डी है। बी प्लस 2 पाई डी सभी में दे रखा था, तो इससे हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे, ये हट गया वो बात अलग है। एम्पलीट्यूड की वजह से हट गया ये, कि जो पीछे की तरफ वेव ट्रेवल करेगी उसका एम्पलीट्यूड A/2 होगा। फ्रीक्वेंसी बी प्लस 2 पाई डी सभी में दे रखी है, ओमेगा इंटू टी, जो इक्वेशन जो बनेगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जैसी इक्वेशन वो ये है। साथ में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होगी ना, जो के बनेगा वेव नंबर, सिंस के जो है यहाँ पर अगर हम देखें, सिंस के जो है वो ओमेगा बाई वी होता है और ओमेगा चेंज हो गया है, तो ओमेगा चेंज होने की वजह से के जो वेव नंबर है वो भी चेंज हो गया, लेकिन वी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वी तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, उसको फ्रीक्वेंसी से लेना, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम में वेव की स्पीड वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई की बात। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ओमेगा जो है नया नया जो के डैश बनेगा वो ओमेगा नया कितना बन गया, बी प्लस 2 पाई डी अपॉन में वी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब वी को अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा बी अपॉन में वी प्लस 2 पाई डी अपॉन में वी। अब वी को क्या लिख सकते हैं, वी को तो हम बी बाई सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बी बाई सी, तो बी से बी कट जाएगा, सी प्लस 2 पाई डी अपॉन में बी इंटू सी, सी भी ऊपर चला जाएगा, नीचे बी बच जाएगा, ये तुम्हारा नया के डैश बन जाएगा। तो नई जो इक्वेशन बन जाएगी वो ए इंडिविजुअल है ना इंटू साइन ओमेगा फाइनल इंटू टी प्लस के डैश इंटू एक्स, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, और दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि वेव नेगेटिव एक्स में चल रही होगी। तो एक तो जो ओमेगा फाइनल है उसको बी प्लस 2 पाई डी लिखना है, एक तो बी प्लस 2 पाई, एक तो बाहर A/2 आना चाहिए जो तीनों में आ रहा है, बी प्लस 2 पाई डी यहाँ तक भी तीनों में सेम है। अगला जो है वो जो के डैश है, के इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट सी प्लस 2 पाई डी सी बाई बी, सी प्लस 2 पाई और सी डी बाई बी, सी इंटू डी बाई बी, सी इंटू डी बाई बी किस में बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की जो पिच है वो 1 mm की है, और नंबर ऑफ डिविजन्स वो हैं उस पर सर्कुलर स्केल पर 50। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, पिच है 1 mm अपॉन में ये 50, तो इसकी जो लीस्ट काउंट बनेगा, लीस्ट काउंट बन जाएगा 0.02 mm। ठीक है, ये तुम्हारे सर्कुलर स्केल या फिर बोलें स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हो गया। उसके बाद बोल रखा है कि व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द स्टड्स 43rd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग। देखो तुम्हारा जो मेन स्केल होगा उसकी ये जो लाइन है, उसकी लाइन से अगर तुम्हारा सर्कुलर स्केल का 0 मैच कर रहा होता, अगर तुम्हारे सर्कुलर स्केल का 0 मैच कर रहा होता तब तो कंप्लीटली क्लोज्ड वो माना जाता। उसमें ऊपर आएगा 1, उससे ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा उसका 49 और नीचे आएगा 48, ऐसे होगा सर्कुलर स्केल। और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, एंटी क्लॉकवाइज इधर से देख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वो ओपन होगा। समझ में आ गई बात। और क्लॉकवाइज घुमाने पर, क्लॉकवाइज घुमाने पर वो क्लोज होगा। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये 0 ऊपर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 1 नीचे की तरफ आएगा, 0 नीचे की तरफ आएगा। अब हमसे ये बोला गया है कि अगर स्केल बिल्कुल सही होता तो जब फाइनल क्लोज होता तो मेन स्केल की लाइन पर 0 आता। अगर ये ज़्यादा क्लोज होगा तो 49 ऊपर चला जाएगा, कम क्लोज होगा पूरा क्लोज नहीं हो पाएगा तो 1 नीचे रह जाएगा, है ना, 1 2 3 ये नीचे रह जाएंगे, पूरा क्लोज नहीं हो पाएगा, उसके हिसाब से एरर रहेगी इसके अंदर। अब ये बोल रखा है कि जब सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करता है 0 के साथ में, देन द 0 ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल। ये जो 0 है मेन स्केल का ये विजिबल नहीं है, यानी कि या ये ज़्यादा ढक चुका है, ज़्यादा ढक चुका है यानी कि वो ज़्यादा टाइट हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत खुला हुआ रहता तब तो 0 ऑफ मेन स्केल दिख रहा होता, कि यहाँ पर जो 0 होगा ये 0 मेन स्केल का ये नहीं दिख रहा है, मतलब वो ज़्यादा टाइट होकर के ये सर्कुलर स्केल अंदर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया, तो ज़्यादा टाइट हो गया। ज़्यादा टाइट होने का मतलब क्या है कि अब उसको पहले तो थोड़ा ओपन करना पड़ेगा 0 तक आने के लिए,
यानी कि ये 49 48 ऊपर चढ़ चुके हैं। तो अब अगर 49 ऊपर आएगा तो एक डिवीजन की एरर, 42 आएगा तो दो डिवीजन की, 47 आएगा तो 3 डिवीजन की, 46 आएगा तो 4 डिवीजन की, इस तरीके से एरर आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि द जीरो ऑफ द मैन स्केल नॉट विजिबल, सर्कुलर स्केल इज लाइंग अबव द रेफरेंस लाइन। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल ऊपर चला जाएगा, ये तो सही बात है, वो ऊपर जाएगा। व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, मैन स्केल रीड्स द डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल 16 डिविजन्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें बोल रखा है कि व्हेन रोटेटिंग इन पुट बिटवीन स्टड्स 43rd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, यानी कि इसका 43rd डिवीजन। अब नीचे से 43rd डिवीजन आएगा तो जो एरर होगी, एरर वो कितने की होगी, वो 43 डिवीजन्स की नहीं होगी भाई, नीचे पीछे से काउंटिंग स्टार्ट होगी ना, पहले 49 जाकर कोइंसाइड करेगा तो एक डिवीजन की, फिर 48 करेगा, फिर 47 करेगा। तो जो एरर जो होगी वो 50 माइनस 43 यानी कि 7 डिवीजन्स की एरर होगी। समझ में आ गई बात, कितने डिवीजन्स की, 7 डिवीजन्स की एरर होगी। तो जो एरर होगी उसको मैं लिख सकता हूँ, और ये नेगेटिव एरर होगी क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज हो चुका है, तो नेगेटिव एरर होगी, और माइनस का 7 डिवीजन्स और एक डिवीजन 0.02 mm का है, तो जो एरर होगी वो माइनस 0.14 mm के बराबर होगी। इतना mm का एरर होगा। अब रीडिंग जो होगी वो रीडिंग कितनी दे रखी है, उसके लिए क्या दे रखा है कि व्हेन द ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मैन स्केल रीड्स डिवीजन 4 डिवीजन्स। मैन MSR की मैन स्केल रीडिंग तो है 4 डिवीजन्स। अब लेकिन एक मैन स्केल डिवीजन कितना वो नहीं दे रखा, तो जब कुछ नहीं दिया होगा तो वन जो मैन स्केल डिवीजन होता है वो पिच के बराबर हो जाता है, व्हेन नॉट गिवन। तो यही कंसिडर करा जाता है कि वन मैन स्केल डिवीजन ही उस पिच के बराबर होता है, या फिर पिच वन मैन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। तो वो कितना दे रखा है, फिर वो तो हमें दे रखा है पिच 1 mm के बराबर। तो ये MSR 4 डिवीजन में 4 mm हो गया। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, उसने बोला कि 16th लाइन है ना, मैन स्केल रीड 4 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीड 16 डिवीजन, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 16 है। तो जो रीडिंग बनेगी, रीडिंग बन जाएगी मैन स्केल के 4 डिवीजन और हर एक डिवीजन 1 mm के, प्लस जो सर्कुलर स्केल है तुम्हारा वो उसके 16 डिवीजन और हर एक डिवीजन 0.02 का। तो ये 4 प्लस 16 हो जाए 32, तो ये 0.32 mm, ये कितना बन जाएगा 4.32 mm। बट ये तो रॉन्ग रीडिंग है, इसमें एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो रीडिंग जो है तुम्हारी 4.32, उसमें से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें नेगेटिव एरर 0.14 mm, क्योंकि इतना वो कम रीड कर रहा होगा, वो ज़्यादा टाइट हो चुका है। 7 डिवीजन तक खुलेगा तब तक तो वो कोई रीडिंग ही नहीं देगा, वो तो 0 बताएगा 7 डिवीजन चलने के बाद भी, तो वो मतलब 7 डिवीजन कभी बता ही नहीं पाएगा, तो हमें जोड़ने पड़ेंगे वो 7 डिवीजन, यानी कि 0.14। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4.45 mm, 4.46 mm, सॉरी 4.46 mm ये बन जाएगा। ठीक है, बी 4.46 mm, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 बोला कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी विद द स्विच एस क्लोज्ड। स्विच एस क्लोज है, इनिशियली ये क्लोज्ड था, इनिशियली क्लोज्ड था, तो इनिशियल जो एनर्जी इनमें स्टोर्ड होगी वो हाफ CV² तो एक में होगी, और एक दूसरे में हाफ 3C × V², इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, हाफ CV² इसमें, क्योंकि इसके क्रॉस भी V वोल्ट का ड्रॉप होगा, इसके दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, क्योंकि ओपन करेंगे तो एनर्जी लॉस वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा पूछा होगा। व्हेन एस इज ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड नाउ विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अच्छा, अब ओपन करने के बाद क्या होगा, ओपन करने के बाद में ये वाला तो अभी भी इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसके कैपेसिटेंस KC हो गया, लेकिन वोल्टेज अभी भी इसके अक्रॉस V है बैटरी के बराबर। लेकिन दूसरे वाला जो 3C वाला है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस 3KC हो गया है, वो बात अलग है, क्योंकि C जो होता है ε0 A/d या फिर C εr K ε0 A/d ये होता है। तो इनिशियली तो ε0 A/d था, ये फाइनली जो C फाइनल होगा वो K टाइम्स C इनिशियल के बराबर होगा, ऐसा होता है। इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, जो चार्ज इसका CV था 3CV, इस पर जो चार्ज था 3CV वो सेम रहेगा। तो इसकी जो इनिशियल, इसकी फाइनल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए तो लिख दूंगा सीधा हाफ KC × V², लेकिन इसके लिए जो एनर्जी लिखूंगा वो Q² 2 से लिखूंगा, 3CV का स्क्वायर Q² 2C 2 टाइम्स C कितना 3KC। समझ में आ गई बात। तो 3C से 3C एक बार कट जाएगा तो ये हाफ × 3C × V²/K ये एनर्जी बनेगी इसके लिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी है ये। तो टोटल एनर्जी जो फाइनल बन रही है वो हाफ KC × V² प्लस हाफ 3C ×
वी स्क्वायर बाई के। अब पूछा क्या इनसे, द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर आफ्टर एंड बिफोर। तो आफ्टर और बिफोर का रेशियो, तो यानी कि यू फाइनल अपॉन में यू इनिशियल का रेशियो पूछा है। तो यू फाइनल तो ये बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, देखो कॉमन ले लो तो के प्लस ये कितना बन जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये टू था तो ये 3/k बन जाएगा अपॉन में इनिशियल वालों में से हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो 1 प्लस उधर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब हाफ सी वी स्क्वायर से हाफ सी वी स्क्वायर कट जाएगा, के एलसीएम आ जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 3 + 1 4 के स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 के स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 के, इसमें अलग अलग कर रखा के को, तो 1/4 तो अलग आ जाएगा और के को एक बार डिवाइड करा तो के बन जाएगा और ये 3/k, के प्लस 3/k 1/4 के प्लस 3/k, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द जीनर डायोड, जीनर डायोड के थ्रू करंट कैसे होता है। देखो सबसे पहले जब भी जीनर डायोड का क्वेश्चन आएगा तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बैटरी से करंट निकल रहा होगा पहले तो हम मानेंगे कि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है ना, तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हम मानेंगे कि भाई टोटल करंट इफ नो ब्रेकडाउन, तो करंट कितना सर्किट में फ्लो करेगा 20 अपॉन में 7.5 + 2 9.5 मिली एम्पियर, क्योंकि ये किलो ओम में है तो नीचे 10⁻³ लिखूंगा तो पर -3 बन जाएगा तो वो -3 एम्पियर है कि मिली एम्पियर बन जाएगा। अब उसके लिए अक्रॉस निकालूंगा डेल्टा वी, जिस रजिस्टर के अक्रॉस जीनर डायोड लगा ना उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप निकालूंगा, तो ये डेल्टा वी कितना बन जाएगा, डेल्टा वी 7.5 के अंदर कितना बन जाएगा आई इंटू आर, कितना 20 अपॉन में 9.5 इंटू 7.5। अब ये जो वैल्यू जहाँ तक मुझे दिख रही है ये 15 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 है। अगर ये लेस देन 15 आ जाती तब तो ये ब्रेकडाउन ही नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता तो भाई जो करंट होता वही करंट होता है इसके अंदर, और जीरो डायोड में जीरो करंट होता। बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है ये ग्रेटर देन 15 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि देखो ये टोटल 20 है, ये इसमें और इसमें डिवाइड होगी तो इसका ये कितना टाइम है, लगभग ये इसका 3 गुना से भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो इसके 3 गुना से भी ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात। अगर 4 हिस्से भी करते तो 5-5 वोल्ट के आते, तो एक हिस्सा इसके पास 3 हिस्से इसके पास, लेकिन इसके पास तो 3 हिस्से से भी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यानी कि 15 से तो ज़्यादा ही पोटेंशियल होगा। तो इस वजह से नाउ डायोड विल ब्रेक डाउन, डायोड विल ब्रेक, और ब्रेक अगर हो जाएगा तो फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 15 वोल्ट कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखेगा। अब अगर वो कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन करके रखा है तो ध्यान से सुनो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप 15 वोल्ट है, तो इसके अंदर करंट कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 7.5 यानी कि 2 मिली एम्पियर, इसमें 2 मिली एम्पियर है। अब देखो इसके अगर 15 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है टोटल 20 में से, तो इसके अक्रॉस कितने का 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा 5 अपॉन में 2 यानी कि 2.5 मिली एम्पियर। अब 2.5 मिली एम्पियर यहाँ से आया, उसमें से 2 मिली एम्पियर यहाँ चला गया, तो बाकी का बचा हुआ 0.5 मिली एम्पियर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। यही तरीका होता है, पहले चेक करो क्या वो ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तब तो इसमें करंट 0 हो जाएगा और वो सेम जो तुमने पहले सोल्व करा वो सही है। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है और ये रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ है, तो फिर ये ब्रेकडाउन में इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन अगर होगा तो फिर ये अपना पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन कर लेगा। तो जैसे पोटेंशियल पता चल गया हमें कि इसका इतना पोटेंशियल है, तो इसमें करंट आ गया, टोटल में से इसका पोटेंशियल पता है तो बाकी बचा हुआ इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा तो फिर इसका करंट आ जाएगा, तो इसमें जितना भी करंट आया उसमें से इसमें कितना चला गया वो माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा जीरो डायोड में से जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। 0.5 मिली एम्पियर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 बोला स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी नीटा, द एवरेज एक्सेलरेशन टिल द अटेन्स वेलोसिटी। इनिशियली तो क्या होगा, देखो अगर इसको मैं लिक्विड में डुबाऊंगा तो इनिशियली मान लो तुम्हारे ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड है, तो नीचे mg ज़्यादा लगेगा बायन्ड फोर्स से, तो इनिशियली क्योंकि स्पीड 0 रहेगी तो विस्कस फोर्स तो 0 रहेगा, तो एक्सेलरेशन तो कितना रहेगा mg माइनस बायन्ड फोर्स, और mg को लिख सकता हूँ रो इंटू इसके वॉल्यूम v इंटू जी माइनस ये स्पीड थी है ना, ये इनिशियल स्पीड 0 था इसलिए इसका फोर्स 0 था। v वॉल्यूम लिख देते हैं, v इसका मान लो वॉल्यूम है, तो रो वी जी माइनस रो ब्लॉक वी जी माइनस रो ऑफ लिक्विड वी जी, यानी कि डेल्टा रो वी जी तुम्हारा क्या बन जाएगा, सॉरी ये एफ नेट बन जाएगा,
इसको डिवाइड बाई मास करना पड़ेगा, डिवाइड बाई मास यानी कि अपॉन में m, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलिए तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, डेल्टा रो वी जी अपॉन में ये जो m है इसको रो ऑफ ब्लॉक या बॉल इनटू वॉल्यूम वी लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा तो एक्सेलरेशन डेल्टा रो जी अपॉन में रो बी बन जाएगा। ये इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो बोल रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल का आधा बोल रखा है, यानी कि डेल्टा रो जी अपॉन में 2 रो बी इसके बराबर, ये एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इस एवरेज एक्सेलरेशन चला है तो ये बोल रखा है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल की आधी है, देन इट्स टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी दिस, टर्मिनल वेलोसिटी इतनी है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, क्योंकि ये एवरेज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगी, तो कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन माना जा सकता है, इस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चला थ्रू आउट द मोशन, ऐसा मान सकते हैं, तो वही तो एवरेज वैल्यू होती है। तो फाइनली जो वेलोसिटी इसको अटेन हुई है 4r², डेंसिटी रो ऑफ ब्लॉक, जो रो है वो रो ऑफ ब्लॉक है ना, तो रो ऑफ ब्लॉक जो है वो तुम्हारा रो है, तो इसमें जो हम रख देंगे अपॉन में कितना 4r² रो अपॉन में n इंटू नीटा इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस में एक्सेलरेशन डेल्टा रो जी अपॉन में 2 इंटू रो लिख देंगे इसको, और इंटू जी और टाइम t। समझ में आ गई बात। इसमें क्या पूछा, इफ द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम की, अच्छा गलत लिख दिया हमने, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, टाइम दे रखा है, ये जो गिवन है ये टाइम है, टाइम t की वैल्यू ये कितनी दे रखी है 4r² रो अपॉन में n इंटू नीटा। टर्मिनल वेलोसिटी तो जो होती है इसमें टाइम की वैल्यू, इतने टाइम पर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, तो जब ये टाइम रखेंगे तो वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी बनती जो 2/9 नीटा r² जी इंटू डेल्टा रो, है ना, डेंसिटी डिफरेंस इंटू r² जी इंटू 2/9 नीटा, यही तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, इंटू टाइम t कर देंगे इधर की तरफ, एक्सेलरेशन टाइम t 4r² रो अपॉन में n इंटू नीटा। अब डेल्टा रो से देखो, ये डेल्टा रो कट गया, जी से ये जी कट गया, जी को हमने 2 बार लिख दिया है ना, जी को 2 बार लिख दिया हमने, तो इसको हटाओ, तो ये जी से ये जी कट गया, और इसके r² से ये r² भी कट गया, इधर ये रो से ये रो भी कट गया, और क्या नीटा से देखो ये नीटा भी कट गया, नीटा से ये नीटा भी कट गया, बचा ही क्या है फिर, इस 2 से ये 4 गया तो 2 बचा, और उस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ इधर तो बचा है 1/9 और इधर बचा है 1/n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ n, इस एक्सप्रेशन में ये कैपिटल N कितना है, तो कैपिटल N है 9 ऑप्शन डी में है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रखा है कि फिगर शोज टू कंडक्टिंग ए थिन कंसेंट्रिक शेल ऑफ रेडियस r स्मॉलर एंड कैपिटल R, द आउटर शेल कैरी चार्ज q, आउटर शेल पर चार्ज q है, इनिशियली द इनर शेल इज न्यूट्रल बट व्हेन इट इज अर्थेड, इसको जब अर्थिंग करी गई, इसकी जब अर्थिंग करी गई तो इसमें से चार्ज अंदर चला गया, कितना q/4, तो इस पर कितना बन जाएगा -q/4। समझ में आ गई के बाद, अगर q/4 अंदर चला गया तो -q/4 इस पे आ गया, ऐसा समझ सकते हैं, तो इस पे -q/4 हो गया। अब बोला कि अगर ऐसा हुआ है तो रेडियस ऑफ द आउटर शेल कितना होगा, इनर रेडियस स्मॉल r है तो बाहर की रेडियस कैपिटल R कितना होगा स्मॉल r के फॉर्मेट में, तो जो पोटेंशियल है इनर सेल का वो 0 होगा, क्योंकि उसकी अर्थिंग करी हुई है, तो उसका पोटेंशियल खुद की चार्ज की वजह से तो k इंटू उसका खुद का चार्ज -q/4 अपॉन में उसकी रेडियस r, प्लस में बाहर वाले सेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, बाहर वाले सेल की वजह से पोटेंशियल उतना होगा जितना उसका खुद के सरफेस पर है, उसके अंदर पूरे में सेम देगा, तो सेम कितना देगा k इंटू क्यू इंटू खुद की सरफेस का रेडियस है कैपिटल R, और ये टोटल पोटेंशियल 0 होगा, तो k और q से तो k और q कट जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 1/4r प्लस 1/में कैपिटल R इक्वल टू 0, तो कैपिटल R कितना बन जाएगा 4r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रखा है कि लूप ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ये लूप है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, इस लूप की लेंथ हमें दे रखी है 0.5 मीटर, और लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ऐसा मान लो। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर इफ द करंट I, B हमें दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 1 टेस्ला, करंट इसमें कुछ I फ्लो कर रहा है मान लो, सॉरी, तो उस करंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी 1.57 एम्पियर,
तो पूछा है कि इसके अंदर टेंशन कितना डेवलप होगा। सबसे पहली बात तो इसमें जब करंट जाएगा ना, तो इसमें करंट ऐसे चल रहा होगा, तो V क्रॉस बी, बी इंटू द प्लेन मान लिया, तो हर एक फोर्स पर बी आउट ऑफ द प्लेन मान लो, इनटू द प्लेन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउट ऑफ द प्लेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू द प्लेन अगर करंट होगा तो हर एक पॉइंट पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो उसको अंदर कोलैप्स होने से की वजह से इसमें कंप्रेशन आ रखा होगा, लेकिन इसमें बोला टेंशन आ रहा है। टेंशन आने के लिए हर एक एलिमेंट पर बाहर फोर्स लगना चाहिए। तो बी अगर बाहर की तरफ होगा तो हर एक डीएल एलिमेंट पर डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखूंगा, और बी आउट ऑफ द प्लेन उसको कर्ल करूंगा राइट हैंड की फिंगर्स को, तो डीएफ बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हर एक एलिमेंट पर जो डीएफ आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो ये खींच रहा है, तो अब इसमें टेंशन आ जाएगी इसको रोकने के लिए। समझ में आ गई बात? टेंशन जो लगता है वो टेंशन एफ का, डीएफ का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल अपॉन में एल होता है ना। ऐसा अपन उसमें भी करते हैं जब रिंग रोटेट कर रही होती है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो उसमें भी जो नेट फोर्स हो सकता है उसके एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 पाई करते हैं, तो वो टेंशन निकल के आ जाती है उसमें। तो यहाँ पर भी वही है, जो मैग्नेटिक फोर्स का लीनियर इंटीग्रल हो सकता था, डीएफ का लीनियर इंटीग्रल, उसका अपॉन में एल। ठीक है, बाकी मैं ड्राइव भी करके दिखा दूंगा, बट इससे अगर तुम याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। अगर रोटेटिंग रिंग हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रिंग हो, उस पर जो फोर्स लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा आई एल भी लगेगा। आई एल, एल कितना, पूरी सर्कमफेरेंस एल, इसकी लेंथ 2 पाई आर जो है, अपॉन में एल लिख दूंगा, तो ये जो टेंशन होगी वो अपॉन में 2 पाई होता है, सॉरी, इंटीग्रल टोटल फोर्स एफ अपॉन में 2 पाई, एल नहीं होता। तो आई एल बी अपॉन में 2 पाई यहाँ पर रख दो, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, आई कितना है 1.57 इंटू लेंथ कितना है 0.5 इंटू बी कितना है 1 अपॉन में 2 इंटू पाई कितना है 3.14। तो 1.57 का डबल होता है ये। समझ में आ गई बात? तो 0.5 अपॉन में 4, तो टेंशन 0.5 का 1/2 करेंगे तो 0.25 बनेगा, अपॉन में भी 2 कर देंगे तो 0.125 बनेगा, इतना न्यूटन। तो 0.125 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा, इसको ड्राइव कैसे करेंगे भाई कि हाँ वैल्यू बनेगी कितनी, तो उसके लिए मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि भाई तुम सिंपल ऐसा कर लो कि सेंटर पर एक छोटा सा एंगुलर आर्क मान लो एंगल थीटा का, और इस पर ये जो डीएल एलिमेंट होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, डीएफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो आई इंटू इसका लेंथ डीएल इंटू बी, इतना फोर्स लगेगा। इस डीएल को तुम लिख सकते हो, उसके अंदर जो लेंथ डीएल है उसको आर इंटू थीटा से लिख सकते हो, इसकी रेडियस आर जो भी होगी। ठीक है। अब होगा क्या कि इस हिस्से पर जो भी इस स्ट्रिंग में, इस वायर में जो भी टेंशन होगी, वो टेंशन इसको पकड़ के अंदर खींच रही होगी, अगर ये बाहर जाना चाह रहा होगा एलिमेंट। तो इसको अगर मैं जूम इन करके देखूंगा तो ये जो एलिमेंट बनेगा, इस एलिमेंट पर ये दो ऐसे रेडियस बन रही होंगी। ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो ये θ/2 बनेगा। इस जगह पर जो टेंशन टी लग रही है उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो, ये θ/2 बनेगा, ये 90 माइनस θ/2 बनेगा, क्योंकि ये 90 है और ये 90 है, तो ये θ/2 बनेगा। तो इस टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट टी कोस θ/2 और सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ लगने वाला टी साइन θ/2। अब तुम बोलोगे सर ये तो इधर लग रहा है, ये सेंटर तो यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर आर्क में जो लूंगा वो बहुत छोटा लूंगा, तो उसका सेंटर की जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो नियरली सेंटर के पास से ही गुजरेगा, सेंटर की तरफ हो जाएगा। सिमेट्रिक तरीके से इधर भी वही सेम एलिमेंट टेंशन टी होगा, इसका इधर की तरफ ये जो कंपोनेंट होगा टी कोस θ/2, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, और नीचे की तरफ आने वाला टी साइन θ/2 और टी साइन θ/2 जुड़ जाएंगे। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो बनेगा 2t साइन θ/2, उसको इक्वल टू लिखा जा सकता है मैग्नेटिक फोर्स आई डी एल इंटू बी के। अब यहाँ पर डी एल को लग देंगे आर इंटू थीटा, और साइन θ/2 को θ/2 लिखा जा सकता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और जो टेंशन हो जाएगा ये थीटा से थीटा कट जाएगा, टेंशन निकल के आ जाएगा आई इंटू डी एल कितना, टेंशन किसके बराबर निकल के आ जाएगा, आई इंटू डी एल आर इंटू थीटा, और तो ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से टेंशन 2 से, तो 2 साइन θ/2 को θ/2 लिख देंगे, थीटा स्मॉल है वो अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, तो ये टी 2 से 2 कट गया, इधर तो टी इंटू थीटा और उधर का डी एल इंटू थीटा कट गया, तो ये आई इंटू आर इंटू बी बन जाएगा। तो आई इंटू आर को लिख सकता हूँ एल अपॉन में 2 पाई इंटू बी, क्योंकि जो 2 पाई आर होगा वो लेंथ एल के बराबर होगा, तो रेडियस जो बनेगी वो एल अपॉन में 2 पाई बनेगी, तो वही बन गया आई एल बी बाई 2 पाई। और अगर ये एल लेंथ का पूरा वायर सीधा होता तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आई एल बी तो लगता, तो मैं उसके डी एफ के एल मैग्नीट्यूड का एडिशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, चलिए आई एल बी अपन में 2 पाई, ये फोर्स आ गया। अब फोर्स, हाँ तो बस यही पूछा, सॉरी आई एल बी अपॉन में 2 पाई, ये टेंशन आ गई सीधे सीधे कि भाई रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि भाई सोलेनोइड है और रेजिस्टेंस उसका आर ओम है, और इंडक्टेंस है एल हेनरी, एल एच मतलब एल हेनरी है, इज कनेक्टेड
to a 200 वोल्ट सप्लाई इट टेक्स 1.11 सेकंड फॉर द करंट टू रीच 50% ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इसका जो एल आर सर्किट जो होता है उसमें करंट ग्रो करता है। अगर बैटरी कनेक्ट करोगे तो फाइनली स्टेडी स्टेट में करंट मैक्सिमम होकर के कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर इंडक्टर उसमें अपोज करना बंद कर देता है, क्योंकि करंट इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट का। स्टेडी स्टेट में करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है तो वो चेंज होता नहीं है, तो उसका अपोज भी नहीं करता। तो आई इक्वल टू जो बनता है वो आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में टो बनता है, और टो जो बनता है वो एल अपॉन में आर होता है। समझ में आ गई बात? तो हमें एल और आर दोनों ही नहीं दिया हुआ है ना, एल भी नहीं दिया हुआ, आर भी नहीं दिया हुआ है, और हमसे एल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है कि जो टाइम जो है, टाइम 1.1 सेकंड में करंट जो है स्टेडी स्टेट का 50% हो जाता है। स्टेडी स्टेट जो करंट होगा वो वी नॉट बाई आर होगा। बट अभी जो फिलहाल करंट जो दे रखा है वो आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू दे रखा है, जब टाइम की वैल्यू 1.11 सेकंड है। तो यहाँ पे रखो इसमें, तो ये आई नॉट बाई टू विल बी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू। तो यहाँ से आई नोट से आई नोट कट गया, 1/2 बन गया, तो इसको ई टू पावर माइनस टी बाई टो को एक तरफ ले आओ, और 1 माइनस ये 1/2, तो ये हाफ बन जाएगा। अब लोग ले लो दोनों तरफ, तो एल एन ई टू द पावर माइनस टी बाई टो इक्वल टू एल एन 1/2। अब दोनों तरफ इधर दोगे तो माइनस का टी बाई टो बाहर आ जाएगा, टो है ये, टू नहीं है, और उधर आ जाएगा एल एन 2 टू द पावर माइनस 1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो एल एन 2 ये कट जाएगा। टाइम जो बनेगा, और या फिर टाइम कांस्टेंट यहाँ से जो बनेगा इधर ले आओ, टाइम कांस्टेंट जो बन जाएगा वो टी अपॉन में एल एन 2। टाइम कांस्टेंट के लिए टी जो है वो दे रखा है हमें टाइम 1.11 सेकंड, इसका 1.11, और जो एल एन 2 है, एल एन 2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है। तो जो टाइम कांस्टेंट बन जाएगा वो 11.1 अपॉन में 7 कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, एल अपॉन में आर के बराबर होता है। तो एक एल बाई आर की एक इक्वेशन हमें मिल गई है। दूसरा हमें ये बोल रखा है कि जो फॉर द करंट टू रिच इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिड स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट के अंदर जो करंट होगा वो आई नोट के बराबर होगा मैक्सिमम वी बाई आर, और उस समय जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, किसी भी समय पर जो करंट आई फ्लो करता है तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू एल इंडक्टेंस एल और आई स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये वाली एनर्जी जो दे रखी है हमें 640 जूल दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एल इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है, वोल्टेज हमें दे रखा है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 640 अपॉन में एल, ऐसा लिख दें। तो एल यहाँ से हटा दो, फिर समझ में आ रही बात? या फिर ऐसा कर लो कि एल इधर ही रख लो, एल रख लो इधर की तरफ, हम क्या करेंगे एक आर को उधर की तरफ भेज देंगे। एल अपॉन में आर जो बनेगा वो किसके बराबर बन जाएगा, एल अपॉन में आर बन जाएगा, एक आर उधर भेज दो, 2 टाइम्स 640 अपॉन में 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो उसको। तो टाइम कांस्टेंट जो 11.1/7 जो है वो एल अपॉन में आर की वैल्यू आर टाइम्स, और 2 टाइम्स 240 अपॉन में 640 अपॉन में ये 200 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर निकल के आ जाएगा, और उस आर को वापस से, आर को यहाँ पर, इस आर को वापस से यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ से एल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? आगे तुम कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आर आ जाएगा, और इस आर को वापस से यहाँ पर रखोगे, हाँ एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी आ रहा होगा बी ऑप्शन 78.6 जो भी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो तुम आइडिया लगा सकते हो उसमें ना वैल्यूज रख के। तो ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 हमें बोल रहा है कि ए 600 वोट लेजर बीम इज कंसंट्रेटेड बाय ए लेंस इनटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस। तो इंटेंसिटी जो बन जाएगी, इंटेंसिटी वो पावर अपॉन में एरिया बन जाएगी। ठीक है, और इंटेंसिटी को हम एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ वेव भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इंटेंसिटी पावर अपॉन में एरिया, जो कि एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड भी होती है। तो पावर यानी कि 600 अपॉन में एरिया यानी 10⁻⁹ इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी जो बनती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ई नॉट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो तो ई नॉट का स्क्वायर जो बनेगा वो 600 × 2 अपॉन में 3 × 10⁸ × 10⁻⁹
इनटू में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो देखो ई नोट स्क्वायर को इधर रख दिया, 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आया इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन नोट भी नीचे आएगा और मल्टीप्लाई होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना बनता है, 600, ये 600 इंटू 2 बन जाएगा, और नीचे ये क्या कितना बन जाएगा, 3 इंटू 8.85, और पावर में देखूंगा तो माइनस का 12 और माइनस का 9, तो पावर में ये माइनस का 21 बनेगा नीचे, और ऊपर जाके प्लस का 21 बन जाएगा पावर में। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं इनको, ये ई नोट स्क्वायर है, ठीक है ना, 8 अच्छा 10⁸ भी तो था, उसको हमने कंसीडर नहीं करा, ये भूल गए। ये -9 और +8, तो ये -1 बचेगा, और ये -13, तो ऊपर जाके प्लस का 13 बनेगा, 10⁻, प्लस का 13। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई नोट स्क्वायर को 60 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻14, और ये 8 जा 64, ये लगभग 8 ऊपर 16/3, तो ये कुछ 16/3 कितना बनेगा, ये 4 या 5 के आसपास की कोई वैल्यू बनेगी, और ये 10⁻14 है, इसकी ई नोट वैल्यू लिखेंगे तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, 2 3 4 5 कुछ ऐसा, इंटू 10⁻7 है ना, ये 10⁻7 बनेगा, और ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटेड हम देखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये बी के आसपास की वैल्यू बन के आ जाएगी होगी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, 10⁻7 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 में दे रखा है, इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन द 2 आइडेंटिकल, YDSC में 2 आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, और ये स्क्रीन है मान लो, इन दोनों स्लिट्स के बीच का ये जो सेपरेशन D है वो तुम्हें दे रखा है 6.1 टाइम्स द स्लिट विड्थ B। मान लो एक की विड्थ ये B जो है ना, ये जो विड्थ है इनकी B, उसका 6.1 टाइम्स इनके बीच का सेपरेशन है D। तो अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑब्जर्व विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी जो विड्थ होती है वो विड्थ मैं W लिख लेता हूँ, है ना, सिंगल स्लिट के लिए उसकी विड्थ 2 लैम्डा कैपिटल D/B होती है। B उसमें स्लिट विड्थ होती है कि ये विड्थ कितनी है B। ठीक है, उसके बाद में जो YDSC में जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ होती है बीटा लैम्डा कैपिटल D/d। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं लेट n फ्रिंजेस ऑफ बीटा कम्स इन विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट फ्रिंज, तो हम ये लिख देंगे n टाइम्स बीटा वो आ जाएगा W के बराबर। तो n टाइम्स बीटा को लिख देंगे लैम्डा कैपिटल D/d विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D/B। लैम्डा कैपिटल D से लैम्डा कैपिटल D कट जाएगा, तो n जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 टाइम्स D/B, और D को लिखा जा सकता है 6.1 टाइम्स B अपॉन में B से B कट गया, तो ये बन जाएगा n 12.2, तो नियरली 12 पूरी फ्रिंजेज आ जाएंगी, और 13th फ्रिंज का भी एक हिस्सा आएगा, बट 12 पूरी फ्रिंजेज आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल फ्रीक्वेंसी दिस हर्ज फुली रिटार्डेड बाई ए रिवर्स पोटेंशियल। पहले केस में, फर्स्ट केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 6.6 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो E/Vs होती है, तो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी 2.2 इंटू 10⁻15 H इंटू F माइनस वर्क फंक्शन 5। फिर बोल रखा है कि टू दोज इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, नई फ्रीक्वेंसी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 16.5 है, तो वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा। H की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी यहाँ से कितनी आ रही होगी। तो H की वैल्यू हमें अपने आप नहीं देनी है कि भाई वो 6.6 10⁻34 बन रही होगी, हमें कुछ अगर डेटा दिए गए हैं कि भाई इसके हिसाब से कैलकुलेट करो, तो उस एक्सप्रेशन में हो सकता है कि उन्होंने कुछ हाइपोथेटिकली कुछ अलग सिनेरियो मान करके कुछ अलग H कैलकुलेट करा हुआ हो, तो फिर हमें क्वेश्चन में ही सोल्व करना है। ठीक है ना, तो नए उसमें एक्सपेरिमेंट में ये 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, इक्वल टू H टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू H इंटू F E-5। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर दो, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तो इससे होगा 16.5 माइनस 6.6, 16 में 6 गया तो 10.5 में से 0.6 गया तो 9.9 बन गया,
तो 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस हो गई तो 4.6 में 2.2 माइनस हो गया, कितना बन जाएगा ये 2.4 टाइम्स 10⁻15 और -5 में से -5 माइनस हो गया तो वो 0 बन गया। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आनी है, ये तुम्हें बतानी 9.9 अपॉन में 2.4 इंटू 10⁻15 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/सेकेंड होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड बन जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा 9.9 अपॉन में 2.4 इंटू 10⁻−15। अब 9.9 अपॉन में 2.4 जो भी बनेगा वो कितना बन जाएगा, और लगभग 3 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो 3 से बड़ा 2 4 जा 8, 8 से भी 8 के लगभग 4 के आसपास की वैल्यू बनेगी। तो 4 के आसपास 10⁻−15 में ऑप्शन नंबर बी है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 20th बोला गया 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एक्साइड से हाइड्रोजन लाइक एटम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हम मान लेते उसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है ना, और उसको ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो 1 बन जाएगा, उससे सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू n इक्वल टू 1 तो था ही, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 बन जाएगा, उससे भी अगली एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 बनेगी। अब 1 से 3 में गया है, अब इसमें बोला कि जो RB है वो बोर मॉडल की रेडियस है A0, जिसको हम बोलते हैं ना n इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू 1 के लिए जो रेडियस लिखते हो A0 इंटू n²/z जो लिखते हो, उसमें जो A0 है ये बोर मॉडल के लिए आ जाएगा n इक्वल टू 1 Z इक्वल टू 1, इसको बोर रेडियस बोलते हैं RB। ठीक है, 0.52 एंगस्ट्रॉम जो होता है। अब उसके बाद में बोल रखा है कि जो RB है अगर उसको बोल रहे हैं तो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर उसकी जो रेडियस बनेगी वो A0 इंटू n²/z अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहली बात तो वो 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो आ रहा है, पहले वो देखें कि वो n कितना होगा। तो जो डेल्टा E जो बन रहा है वो 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है, वो कितना बन जाएगा सॉरी -30, ये डिफरेंस जो होगा 13.6 इंटू Z² इंटू 1/1² माइनस 1/n² यानी कि 1/3 का स्क्वायर, तो ये 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बन रहा है वो 13.6 इंटू Z² इंटू ये 1 - 1/9 यानी कि 8/9 बन रहा है। तो ये Z² जो बन जाएगा 49 इंटू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, और 13.6 ये 9 ऊपर जाएगा, 13.6 इंटू 8 नीचे रहेगा, समझ में आएगी। तो Z² कितना बन जाएगा 13 4 जा 52 के आसपास की वैल्यू। तो ये Z² कितना बनेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे Z का, तो ऐसा कर लो Z² है ना, इसका Z निकालने के लिए ऊपर तो 49 का स्क्वायर रूट तो 7 बन जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 13.6 इंटू 8। ये इसको 4 लिखो पहले तो, है ना, इसको 12 मानो, 12 मानो तो ये लगभग 12 भी नहीं, एक तरीके से इसको 4 लिखो तो नीचे 4 का रूट 2 और उस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 13 2 या 26 लगभग 25, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 तो लगभग 10 के आसपास की वैल्यू नीचे आएगी, और ऊपर ये 21 के आसपास की वैल्यू आ रही है, तो 7 या 21/10 लगभग 2 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो Z होगा वो नियरली इक्वल टू 2 मैं मान सकता हूँ, है ना, लगभग इतना ही आएगा, क्योंकि उसके बाद का कोई इंटीजर तो 30 के आसपास की वैल्यू आती तब जाके वो बनता। तो ऊपर भी क्योंकि 21 के आसपास आ रहा है, नीचे भी 10 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, तो डिवाइड करके 2 पे ले आएगा उसको, है ना, कम करके। तो Z की वैल्यू नियरली 2 आ रही है। अब Z की वैल्यू 2 के लिए अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 की रेडियस, n इक्वल टू R n इक्वल टू 3 की रेडियस जो बन जाएगी वो A0 यानी कि जिसको हम R भी बोल रहे हैं इंटू n² यानी कि 3 का स्क्वायर बाई Z यानी कि 2, ठीक है, 3² अपॉन में 9/2 बन जाएगा, तो R n इक्वल टू 3 पर ये बन जाएगा 9RB/2। अब इसमें हमसे पूछा ये है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, किसी भी लूप के अंदर किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो अगर वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा मानता हूँ तो जो 2πr होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है। तो 2πr की वैल्यू 9/2RB इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 3 है इंटू लैम्डा, तो 3 से ये 3 कट जाएगा तो 3 टाइम्स बच जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा जो बन जाएगा वो 3πRB बन जाएगा। क्या बन जाएगा लैम्डा 3πRB।
तो 3 पाई कितना बन जाएगा भाई, 3 कितना होता है, पाई 3.14 होता है, 3 9 के समथिंग के आसपास होता है, 9 के आसपास की वैल्यू जो बन जाएगी वो बी ऑप्शन 9.42 आरबी, ये आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है कि इन द सर्किट सोन लेट द करंट थ्रू द बैटरी बी आई, बैटरी के थ्रू जो करंट है वो आई तो कितना होगा, टोटल ईएमएफ तो कितनी है 10 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस 9.5 और 0.5 कितना 10, यानी कि 1 एम्पियर का इसमें करंट है। अभी बोल रखा है कि पोटेंशियल टर्मिनल अक्रॉस द बैटरी वी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल डेल्टा वी बी, वही आई इंटू 9.5 लिख दूं या फिर ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस करूँ, वो दोनों एक ही बात है क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये पैरेलल है, तो चाहे इसके अक्रॉस ई माइनस आई स्मॉल आर लगाऊं या फिर इसके अक्रॉस आई आर लगाऊं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही आएगा। तो 1 इंटू 9.5 यानी कि 9.5 वोल्ट बन जाएगा। अब ये बोल रखा है कि एक गिवन गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का आर जी है, और इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है वो मान लो आई जी है, ये गिवन है। तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसको कन्वर्ट करना है मैक्सिमम करंट आई, ये जो करंट आया आई, इसको बोला था करंट आई है इसमें, इसको आई एम्पियर के करंट के एमीटर में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ मैक्सिमम वोल्टेज वी वोल्टेज जो 9.5 वोल्ट आया, इस 9.5 वोल्ट के वोल्टेज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ये 1.25 मिली एम और रेजिस्टेंस 47 ओम, शंट रेजिस्टेंस 1.25 मिली ओम है, ये एमीटर बनाने में काम आएगा, बड़ा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर बनाने के काम में आता है। तो सबसे पहले एमीटर बनाएं, अगर हम एमीटर में होता ये है कि भाई जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ताकि जो तुम्हारा करंट जिस तुम चाहते हो 1 एम्पियर आए, उसमें से आई जी तो इसमें चला जाए, बाकी का 1 माइनस आई जी इसमें चला जाए, जो कि शंट रेजिस्टेंस है। तो मैं लिखूंगा आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो आई जी तो हमें पता ही नहीं है, आर जी भी हमें नहीं पता, इक्वल टू आई हमें पता है 1 एम्पियर का बनाना, माइनस आई जी फिर से नहीं पता, और शंट रेजिस्टेंस कितना है 125 इंटू 10⁻³ ओम, 125 मिली ओम था ना, तो 125 10⁻³ इधर आ जाएगा। तो अब इसको इधर भेज दो, ठीक है, इस कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं तुम। तो 1 माइनस आई जी विल बी इक्वल टू आई जी टाइम्स आर जी अपॉन में कितना बन जाएगा ये, या तो इसको अभी ऐसे कैसे ही रख लो, है ना, बाद में देखते हैं, पहले वोल्टमीटर की इक्वेशन बनाते, क्या पता कुछ कटवट जाए। वोल्टमीटर के लिए अगर हम देखें, वोल्टमीटर के लिए क्या होता है कि जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है और ये पूरा मिलकर के एक वोल्टमीटर बनता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी और ये रेजिस्टेंस कितना है प्लस का 47, तो टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया। और इसमें करंट जब आई जी जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आना चाहिए, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आर जी प्लस 47, ये टोटल ड्रॉप किसके बराबर होना चाहिए 9.5 के बराबर होना चाहिए। तो आई जी इंटू आर जी जो होगा प्लस 47 आई जी वो इक्वल होना चाहिए 9.5 के। तो यहाँ से देखो हमें ये तो बन रहा है कि आई जी इंटू आर जी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो वो ये बन जाएगा 47 आई जी, सॉरी 9.5 माइनस 47 आई जी इंटू आर जी जो बन जाएगा वो 9.5 माइनस 47 आई जी बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा 0.125 है ये, 0.125 माइनस 0.125 आई जी के। समझ में आ गई बात। अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर, तो 9.5 माइनस 0.125 विल बी इक्वल टू 47 आई जी माइनस 0.125 आई जी। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ें इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, तो आई जी जो होगा वो नियरली इक्वल टू 9.5/47 बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात। और 9 जा लगभग 47 बनेगा, तो ये लगभग 5 टाइम्स, सॉरी 1/5 टाइम्स, यानी कि नियरली इक्वल टू 0.2 एम्पियर तुम्हारा आई जी बन जाएगा। अब 0.2 एम्पियर अगर आई जी है तो किसी भी इक्वेशन में उसको रख दो, तुम्हारा आर जी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर रख देते हैं 0.2 इंटू आर जी प्लस 47 का 0.2 टाइम्स कितना हो जाएगा 45, ये 90 और 2 जा 4, तो 94 बनेगा, इसको 9.4 बन जाएगा, जो कि 9.5 के इक्वल। तो 0.2 आर जी जो है वो 0.1 बन जाएगा, तो आर जी जो है वो 1/2 ओम के आसपास, ये 1/2 ओम आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो व्हाट इज द रेटेड पावर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, पावर क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस इतना है और उसमें करंट इतना जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर जो रेटेड
वोल्टेज आएगी, रेटेड पावर जो आएगी, पावर कितना बनेगा, पावर जो बन जाएगा वो आई जी स्क्वायर इंटू आर जी, ये इसका पावर बनेगा गैल्वेनोमीटर का। तो रेटेड पावर ये 0.2 का स्क्वायर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1/2, तो ये 0.04 अपॉन में 2 कितना बन जाएगा, 0.02 इतना वोट। और 0.02 इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ वोट, यानी कि 20 मिली वोट। समझ में आ गई बात। और हमसे यही पूछा था मिली वोट के अंदर इसकी पावर रेटिंग कितनी होगी, तो मिली वोट के अंदर आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में बोल रखा है कि सॉलिड सिलेंडर रोल्स ऑफ मास m 600 kg एंड रेडियस r 0.25 मीटर इज पुश्ड विद 2 कांस्टेंट फोर्सेज, 2 कांस्टेंट फोर्सेज हैं, ये दोनों कांस्टेंट फोर्सेज रेडियली लग रहे हैं, रेडियली लग रहे हैं, तो इनका सिंस p एंड p एक्ट रेडियली, तो इनकी वजह से टॉर्क जो आएगा p की वजह से जीरो आएगा, है ना, फोर्स p फोर्स की वजह से टॉर्क आने वाला है वो जीरो आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये इनका टॉर्क जीरो आएगा। होगा क्या कि इनका सिर्फ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ऐड होगा, फिर ना तो टॉर्क आएगा, वर्टिकल में कंपोनेंट एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर का नीचे की तरफ और नीचे वाले को ऊपर की तरफ, कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स में कंपोनेंट इनकी वजह से एफ एक्स आ जाएगा एक, वो बन जाएगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 30 होगा, तो एक्स में इनकी वजह से नेट फोर्स आ जाएगा 2p cos 30 डिग्री, बस इसका इतना इफेक्ट आएगा। ठीक है, दूसरा अभी बोल रहे हैं कि रोलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रोल्स विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, सबसे पहले उधर धक्का लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और नो स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं होगी तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन वो जीरो रहेगा, क्योंकि जहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिसल नहीं रहा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो जीरो रहेगा इस पर। ठीक है, अभी बोल रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रोल विदाउट स्लीपिंग ओवर डिस्टेंस 5.5 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रोलर इन मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी एक्वायर करेगा, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो। ठीक है, वैसे तो F = ma से तुम एक्सेलरेशन ACM निकाल लो पहले, तो या तो तुम ऐसा कर लो ACM निकाल लो कि ACM जो बनेगा F/m अपॉन में 1 + ICM/mr² वगैरह, उससे कर दो वर्क डन बाई ऑल द फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। F = ma टॉर्क = अल्फा लगा करके भी सोल्व कर सकते हो, बट इससे करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें वर्क सिर्फ किसका होगा, इसी 2p cos 30 डिग्री का होगा, 2p cos 30 डिग्री इसका फोर्स लग रहा है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट 5.5 मीटर का हुआ है, तो 5.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इतना फोर्स इंटू 5.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होगा। नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, उसका एक्स में चलने से कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं आएगा, mg भी नीचे की तरफ लगेगा, उसकी भी एक्स में चलने से उसका भी कोई वर्क डन नहीं होगा। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा ½ m VCM² + ½ ICM ω²। वेलोसिटी एक्वायर्ड पूछ रहा है, तो ½ m VCM² + ½ ICM ω², ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये वर्क डन। तो 2 इंटू पी कितना दे रखा है दोस्तों, 425 इंटू cos 30 होता है √3/2 इंटू 5.5 विल बी इक्वल टू ½ टाइम्स m VCM का स्क्वायर प्लस ½ ICM क्या है, इसके लिए क्या दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की तरह mr²/2 होता है, और ओमेगा v = ω/r अगर होगा तो ओमेगा को v/r लिख दूंगा प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि हमें तो v निकालना है ना, तो ये VCM अपॉन में r इसको लिखा जा सकता है। r² से देखो ये r² कट जाएगा, और इधर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 425 इंटू √3 इंटू 5.5 विल बी इक्वल टू ½ इंटू mv² प्लस ये 1/4, तो 1/2 + 1/4, ये 2/4 और 1/4, 3/4 mVCM² बन जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, 600 kg, तो इधर ले आओ सारी चीज़ें, VCM² बन जाएगा 425 इंटू √3 इंटू 5.5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू मास की वैल्यू 600, ये v² आएगा, और इसका रूट लेने के बाद में v तुम्हें मिल जाएगा ना, और ये कितना कितना मिला, 3 दे रखा है, तो फिर ठीक है, VCM जो आएगा नियरली इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आएगा। मेथड अपना सही है, कैलकुलेशन भी सही करी है, तो इसको स्क्वायर रूट वगैरह लेके देख लेना, 3 मीटर पर सेकंड के आसपास जो बन रहा होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 बोल रहा है कि इन ए सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, L है, C है और R है। ठीक है, ये AC सोर्स है, LCR सर्किट पढ़ेंगे AC सोर्स में। तो वोल्टेज करंट डिफर्स इन, अच्छा वोल्टेज में
और करंट में जो डिफरेंस है डेल्टा फाई वो 30 डिग्री का है। अब वो टेन डेल्टा फाई जो बनता है ना, टेन डेल्टा फाई, वो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर भी हो सकता है, या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि एक्स सी बड़ा है कि एक्स एल बड़ा है। भाई हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है। और ये वाली जो दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर देख लो, वो प्लस माइनस टेन फाई लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए भाई या तो एक्स एल बड़ा होगा या फिर एक्स सी बड़ा होगा। तो ये प्लस माइनस 30 डिग्री यानी कि 1/√3 एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर इतना हो जाएगा, यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी जो बन जाएगा वो प्लस माइनस r/√3 बनेगा। एक तो इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन ये हो सकती है कि इफ एल एंड सी आर डबल्ड, एल और सी को दोनों को डबल कर दिया, द फेज डिफरेंस डबल्स, एल को देखो 2l कर दिया, तो एक्स एल जो होता है ना, यहाँ पे लिख दूं मैं, एक्स एल तो जो होता है ओमेगा एल होता है, और एक्स सी 1 में ओमेगा सी होता है। तो एल को डबल करने पर तो एक्स एल 2xl बन जाएगा, और सी को 2c करने पर एक्स सी जो है वह एक्स सी बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब जो नया 2xl माइनस एक्स सी बाई 2 अपॉन में आर बन जाएगा, 2xl माइनस एक्स सी बाई 2 अपॉन में 2r बन जाएगा, वो प्लस माइनस नया डेल्टा फाई डैश, और वो भी डबल हो गया, यानी कि प्लस माइनस 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसमें एलसीएम ले लो तो बन जाएगा 4xl माइनस एक्स सी अपॉन में आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ से ये बन जाएगा 4xl माइनस एक्स सी विल बी प्लस माइनस √3 इंटू एल, सॉरी √3 इंटू आर। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे, मेड x टाइम्स, इफ बोथ एल एंड सी आर मेड x टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू, द सर्किट इज इन रेजिस्टेंस इफ, अगर x, ठीक है, ऐसा दे रखा है कि अगर C को भी सी को भी कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एल एंड सी को, एल को एक्स एल कर दिया जाएगा, तो वो एक्स एल जो है वो एक्स टाइम्स एक्स एल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सीधा सीधा एक्स टाइम्स हो जाएगा। सी को अगर सी टाइम्स एक्स टाइम्स सी कर दिया, तो जो एक्स सी होगा वो एक्स सी का 1/x टाइम्स हो जाएगा, एक्स डैश डेल और एक्स सी डैश बोल देते हैं इनको। और ये रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स एल विल बी एक्स सी अपॉन में x, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी एक्स सी अपॉन में एक्स एल होगा। जो भी होगा वो एक्स स्क्वायर एक्स सी अपॉन में एक्स एल होगा, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x की दो वैल्यू जा सकती हैं, उसके लिए उन दोनों का प्रोडक्ट है, x की दो वैल्यू जाएंगी मान लो, तो x1 और x2, तो x1 इंटू x2 जो है वो p है। समझ में आ गई क्या बात? इज देन 1/p², सॉरी, इसका जो वो है वैल्यू p, हाँ p दे रखा है, x1 इंटू x2 p है, देन फिर हमें बताना है देन 1/p² कितना होगा। तो ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन, इक्वेशंस को एक जगह कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये थी हमारे पास में, ठीक है, और एक इक्वेशन ये हमारे पास में, इन दोनों को सोल्व करके हम एक्सएल और एक्सी निकाल सकते हैं, और इस एक्सएल और एक्सी निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे एक्सएल और एक्सी का रेशियो, तो वहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं। हमें ये पता है, देखो या तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या बनेगा तुम्हारा, या तो एक्सएल माइनस एक्सी तुम्हारा ये r/3 होगा, तो ये तुम्हारा माइनस √3r होगा, ये प्लस का रूट r/√3 होगा, तो ये माइनस का √3r होगा। तो ये एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में 4xl माइनस एक्स सी, एक तो तुम्हारा ये हो सकता है 1/3, समझ में आई बात, या फिर ये एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में 4xl माइनस एक्स सी, ये -1/3 हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों का रेशियो करोगे, प्लस प्लस लोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस लोगे तो प्लस आएगा। तो एक तो या तो दोनों को प्लस प्लस या माइनस माइनस लें, या फिर एक को प्लस एक को माइनस लें, इसको माइनस इसको प्लस लें, तो भी रेशियो नेगेटिव आएगा दोनों केस में। तो दो केस पॉसिबल हैं, इन दोनों केसेस को सोल्व करोगे तो यहाँ से एक्सएल एंड एक्स सी दोनों निकल के आ जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? एक्सएल और एक्स सी दोनों निकल के आ जाएंगे यहाँ से। सोल्व करके देख लेते हैं ना। पहली इक्वेशन से क्या बनेगा? पहली इक्वेशन से बनेगा 3xl माइनस 3xc इज इक्वल टू 4xl माइनस एक्स सी, ये सी होगा, ठीक है।
तो एक्सएल को एक तरफ कर लें, एक्सी को एक तरफ, एक्सी को इस तरफ ले आएंगे तो कितना बन जाएगा ये, एक्सी को इस तरफ ले आया, ये 3xc था, है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर आ जाएगा तो उधर चला जाएगा, ये तो एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्स सी बन, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, इधर आएगा तो माइनस का 2xc बन रहा है, एक्सएल इक्वल टू माइनस का 2xc। यहाँ पर ये रेशियो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो एक्सएल और एक्सी का रेशियो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों पॉजिटिव होंगे। कुछ तो गड़बड़ करी है हमने, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ करी है। अ, अच्छा, ये वाला 2 देखो यहाँ पर मिस कर रखा है अपन ने, ये 2xl माइनस एक्सी में एलसीएम लिया तो 4xl माइनस एक्सी बनेगा, नीचे आर भी आएगा, आर के साथ भी ये 2 एलसीएम का आएगा, नीचे 2 भी बनेगा, तो ये यहाँ पर 2√3r बनेगा, प्लस माइनस 2√3r बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो रेशियो बनेंगे, ये या तो r के साथ में 2 आएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, 2√3r, और डिवाइड करूँगा इनको तो 1/2√3, 1/2 इंटू 3 ये 6 बनेगा, या फिर -1/6 ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये बनेंगे, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 बनेंगे। ठीक है, 6 एंड 6, तो अब एक्स सी को उधर भेज दो और एक्सएल को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, 2xl, 2xl इक्वल टू उधर जाएगा एक्स सी, तो 5xc। तो यहाँ से हमारा x क्या है, x है तुम्हारा x स्क्वायर, तुम्हारा एक्स सी बाई एक्सएल है, एक्स सी अपॉन में जो एक्सएल बनेगा यहाँ से, ये 2/7, 2/xc अपॉन में एक्सएल, तो ये बन जाएगा 2/5, जो कि एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक तो x यहाँ से आ जाएगा √2/5। समझ में आ गई बात? एक तो x यहाँ से आ जाएगा √2/5। उसके अलावा जो तुम्हारा इस वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 6xl माइनस 6xc विल बी इक्वल टू माइनस का 4xl प्लस का xc। तो xl को इधर ले आओ तो 10xl, और उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 7xc। तो xc अपॉन में xl यहाँ से कितना बन जाएगा, 10/7, और इसको एक्स स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो दूसरा x यहाँ से आ जाएगा √10/7। ठीक है, ये दूसरा x आ गया। अब दोनों x का मल्टीप्लिकेशन p है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि चीज़ें बहुत सारी कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं। दोनों का x इंटू एक्स जो है वो p के बराबर है, किसके बराबर, p या फिर p स्क्वायर, p के बराबर ही था। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2/5 इंटू √10/7, ये 7 था, ये तुम्हारा p है, तो 5 को रूट के अंदर काट देंगे तो 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा √2 इंटू 2/7, ये p बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, p बन जाएगा 2/7, हमें निकालना है 1/p स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 2/7 के स्क्वायर 2 का 4, और ये √7 के स्क्वायर 7। इसको हमें इक्वल टू लिखना है किसके, इसका क्या है, n/4 के इक्वल लिखना है, इसको हमें n/4 के इक्वल लिखना है, तो 4 से 4 कट जाएगा, n की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 ही आंसर है ना, n की वैल्यू पूछी थी, द वैल्यू ऑफ n, और 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई है बट हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से जब 25 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो जब u तुम्हारा माइनस का 25 मीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 7 mm है, ऐसा दे रखा है। और जब u तुम्हारा, अब इसको तुम मिरर की तरफ 5 सेंटीमीटर मूव करवा दोगे, तो पहले अगर ये माइनस का 25 था, तो अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, -20 पर आ जाएगा, तो u1 बोल देते हैं इसको। और जब u2 तुम्हारा माइनस का 20 है, तब जो तुम्हारा hi1 है, इसको hi2 बोल देते हैं, ये तुम्हारा 8 mm दे रखा है। मैग्निफिकेशन जो होगा वो ho अपॉन में hi होगा कि नहीं होगा, और मैग्निफिकेशन को f अपॉन में f माइनस u भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन m1 लिखूंगा वो मैग्निफिकेशन hi/h होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m1 तो hi1/ho लिख दूंगा, और m2 जो लिख दूंगा वो hi2 अपॉन में ho लिख दूंगा। अगर मैं m1 अपॉन में m2 करता हूँ तो ho से ho कट जाएगा, ये hi1 अपॉन में hi2 बन जाएगा।
मैग्निफिकेशन m1 अपॉन में m2 करूंगा तो f अपॉन में f माइनस u1 करूंगा, अपॉन में f अपॉन में f माइनस u2 भी करूंगा, तो f से f कट जाएगा, ये f माइनस u2 बाई f माइनस u1 भी बनेगा। hi1 तुम्हारा 7 mm है और hi2 तुम्हारा 8 mm है, mm से mm कट गया रेशो में। f माइनस u2 कितना है तुम्हारा, माइनस का 20 है, अपॉन में f माइनस u1 कितना है, माइनस का 25 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो तुम्हारा फोकल लेंथ जो पूछा वो निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में रखे हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही आएगा और हमसे सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो ये बन जाएगा 7/8 विल बी इक्वल टू f प्लस 20 अपॉन में f प्लस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7f प्लस 25, 7 जा कितना होगा, 25 5 जा 25 6 जा कितना हो जाएगा, या फिर 25 5 125, 125 प्लस 50 175 बन जाएगा, तो 125 इक्वल टू 8f प्लस 160। तो 7f उधर जाएगा तो उधर तो f बन जाएगा, और 160 इधर आएगा तो 15 आ जाएगा, f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रखा है कि इफ द सर्किट shown below what is the value in the circuit, what is value of resistance x in ohm so that voltmeter reads 1 volt। वोल्टमीटर की जो रीडिंग है ये 1 वोल्ट है। तो ये दो बैटरीज लगी हुई है, ऐसा मान सकता हूँ मैं कि ये दो बैटरीज लगी हुई है और दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस इसका x है और इसका 2 है और इसका x है, और दोनों अपोजिट में लगी हुई है। तो ई इक्विवेलेंट जो बनेगा वो E1/R1 माइनस E2/R2, क्योंकि अपोजिट में है, E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि 1 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, है ना। तो E1 यानी कि 5/2 माइनस 3/x, क्योंकि अपोजिट में है इसलिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका इधर है, इस वजह से माइनस आया इस वाले में। अपॉन में 1/2 प्लस 1/x विल बी इक्वल टू 1। तो ऊपर तो बन जाएगा 5x माइनस 6 और नीचे बन जाएगा x प्लस 2 और इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इधर आ जाएगा ये 4x और इधर बन जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। या फिर ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई क्योंकि वोल्टमीटर जो होगा आइडियल वोल्टमीटर, इसमें करंट तो जाएगा नहीं, तो इधर से करंट आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा और ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो टोटल ईएमएफ मेथड 2 ये भी कर सकते हो उसमें, कि जो टोटल करंट लिख सकते हो तुम आई नेट, वो आई नेट तुम लिख सकते हो 5 + 3। फिर सीरीज में अगर देखूंगा तो ये जुड़ेंगे, ये भी इधर फ्लो करवाना चाह रहा है करंट को, ये भी इधर सेम डायरेक्शन में। तो फिर ये 8 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना 2 + x। तो अब जो डेल्टा V 1 वाली बैटरी के अक्रॉस अगर मैं देख लूँ, ऊपर वाली बैटरी के अक्रॉस, वो E माइनस आई इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ई उसका 5 माइनस आई है 8 अपॉन में 2 + x इंटू उसका रेजिस्टेंस है R इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक का ये पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट के बराबर है। E माइनस आई आर इसका भी E माइनस आई एक्स अगर करूँगा तो वो भी 1 वोल्ट के बराबर ही आएगा। और यहाँ से भी अगर तुम सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 10 + 5x माइनस का 16 इज इक्वल टू 2 + x उधर चला जाएगा, और 10 माइनस ये 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 + x, वही इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही है ना। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने करे हैं, इनको सीख लोगे तुम तो बहुत हेल्प होगी तुम्हारी फाइनल एग्जाम के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस के तुम्हें PDF वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो जो तुम जाके देख सकते हो। चीज़ें यार पसंद आ रही हो, लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें ये PDF भी तुम्हें मिल जाएगी वहाँ पर, और बाकी सारी PDF भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। लास्ट माइल है, इसमें थकना नहीं है, हारना नहीं है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ दिन की बात है, बस लगे रहना है, और लास्ट टाइम पर जो अच्छे से दौड़ पाता है, अच्छे से मेहनत कर पाता है, जीत उसी की होती है। ठीक है, टेलीग्राम का अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे तुम डायरेक्ट मुझसे डिस्कशन कर सकते हो चीज़ों की, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। QR कोड स्कैन कर सकते हो तुम, इस QR कोड से तुम्हें डाउट ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी वहाँ से जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं। जो कल होगा अपना लास्ट लेक्चर होगा, 5 जो टेस्ट होंगे उसकी सीरीज का, और 5th टेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, और उसमें भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने ये 5 पेपर भी अगर ढंग से करके चलेगा ना तुमने एग्जाम में, तो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम इसमें कवर कर चुके होगे। ठीक है, और एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प होगी इसकी वजह से। तो यार आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक है, बाय।